Welcome, friends. Chapter number 6 awaits us. The name of the chapter is Supply, Demand, and Government Policies. Well, my dear friends, in this particular chapter, I shall be teaching you how government intervenes in an economic system and basically creates inefficiency. हिंदी में बोले तो चलते घोड़े पे चाबुक मारना है अगर हम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लें किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। तो मेरे बच्चों, आप शुरू से चैप्टर नंबर 4 से अगर हम बात करें तो देख रहे हैं कि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। वेल मेरे बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर ये भी होता है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ना हो, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन ना हो। क्यों होता है? बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन मैंने चैप्टर 4 में भी बताया था, वो होता है बेटे जिसमें ना बायर ना सेलर के पास ऐसी कोई भी ताकत हो जिससे वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो बेटा अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है तो ज़्यादातर केसेस में वो या तो कंज्यूमर के कहने पर होती है या सेलर के कहने पर होती है। तो ऐसे में इनडायरेक्टली कंज्यूमर या सेलर के पास एक ताकत आ जाएगी टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। इसलिए बहुत कम किताबों में आप ये लिखा पाएंगे, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का, विच सेज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब मैं आपको सिखाऊंगा इस चैप्टर में कि गवर्नमेंट किस किस तरह से इंटरफेयर करती है और कैसे वो इकोनॉमी के लिए खराब साबित होता है। आइए शुरू करते हैं। पहला है बच्चों प्राइस सीलिंग। विद प्राइस सीलिंग इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये कब होता है? इट इज़ डन एट द से ऑफ कंज्यूमर्स। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से सिखाते हैं। सपोज 3 रुपये का आइसक्रीम कोन बिकता है, 100 क्वांटिटीज़ इक्विलिब्रियम में बिक रही हैं। तभी सारे कंज्यूमर्स गवर्नमेंट के पास पहुँच गए और कहा कि ये 3 रुपये का आइसक्रीम कोन बहुत महंगा है, डू समथिंग फॉर अस। गवर्नमेंट ने कहा जाओ जाओ जाओ। तो कंज्यूमर्स ने कहा देख लो, हम चले गए ना तो अगली बारी वोट भी तुम्हें नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट घबरा गई। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कुछ करते हैं कुछ करते हैं। तो इन अ वे कंज्यूमर प्रेशर बना रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई डू समथिंग अबाउट दिस प्राइस। अब मेरे बच्चों, गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते थे। पहला, गवर्नमेंट ने मार्केट में ये बोल दिया कि प्राइस 4 रुपये से ऊपर नहीं हो सकता, यानी एक लिमिट सेट कर दी कि 4 रुपये से ऊपर नहीं हो सकता। मेरे बच्चे इसको हम बोलते हैं नॉट बाइंडिंग। बच्चा कहते हैं नॉट बाइंडिंग मतलब, नॉट बाइंडिंग मतलब जो मार्केट पे कोई फ़र्क लाएगा नहीं। कैसे? आप 4 रुपये पे देख सकते हो सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, वैसे ही प्राइस गिर जाएगा और अल्टीमेटली 3 रुपये पर ही आ जाएगा। बट डोंट यू थिंक कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा थोड़ा ना हुआ है इससे? कंज्यूमर्स तो 3 रुपये से ही तो परेशान थे, तभी तो गवर्नमेंट के पास गए थे। दूसरा तरीका है कि गवर्नमेंट प्राइस को जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम प्राइस है, इन दिस केस विच इज़ 3, उससे भी कम सेट कर दे। अब ये है बाइंडिंग। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कह रही है सेलर्स को कि तुम 2 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकते आइसक्रीम को, जबकि एक्चुअली में मार्केट रेट, इक्विलिब्रियम रेट क्या होना चाहिए था? 3। इसको कहते हैं बेटा चलते घोड़े पे चाबुक मारना, जो कि ऑब्वियसली परफॉर्मेंस खराब करेगा घोड़े की, यहाँ पे इकोनॉमी की। कैसे? देखिए, अब जैसे ये 2 रुपये हुआ तो आप देख रहे हो डिमांड 125 हो गई और सप्लाई 75। अब कुछ बच्चे मुझे कहेंगे सर चैप्टर 4 में आपने सिखाया था एक्सेस डिमांड जब होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, प्राइस बढ़ जाता है। फिर लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार डिमांड कम हो जाती है, लॉ ऑफ सप्लाई के अनुसार सप्लाई बढ़ जाती है और दोबारा इक्विलिब्रियम आ जाता है। बिल्कुल मैंने सिखाया था, बट वो फ्री मार्केट सिनेरियो था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया प्राइस, आप चाह कर भी 2 रुपये से ऊपर प्राइस नहीं चार्ज कर सकते। यानी मार्केट फोर्स रखो जेब में, अब गवर्नमेंट की बात चलेगी। तो अब आप बताइए, डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी है, शॉर्टेज हो जाएगी। इट्स लाइक घोड़ी एक शादियां 1000, है ना, शॉर्टेज हो गई ना भाई। तो आप बताइए डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। सो जब मैं प्राइस सीलिंग की बात करता हूँ, बाइंडिंग तब कहलाता है जब ये बिलो द मार्केट प्राइस हो, और जब भी बाइंडिंग होगा यानी बिलो द मार्केट प्राइस, इट विल क्रिएट अ शॉर्टेज। वाई? बिकॉज डिमांड शेल बी मोर देन इट्स सप्लाई। तो बच्चा कहता है सर इसमें गलती क्या है? वेल बेटा, अगर तू इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, मेरी बात समझ ले। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज द लास्ट थिंग यू वुड वांट। बताऊं क्यों? बताओ सर क्यों? देखो, when the government imposes a binding price ceiling on a competitive market, वही perfect competition, a shortage of the good arises and sellers must ration the scarce goods among the large number of potential buyers. This rationing mechanism is not desirable. कैसे? अभी बताता हूँ।
तो सपोज अब आप खुद देखो डिमांड कितनी है 125, सप्लाई कितनी है 75। लंबी लंबी लाइनें लग गई, लाइनों में लगे हुए लोग, गुड्स मिल जाए गुड्स मिल जाए। एक बंदे को मिला गुड, बड़ा खुश। मैंने कहा और भाई गुड मिल गया तेरे को? कहता है गवर्नमेंट जिंदाबाद, 3 रुपये का गुड 2 रुपये में मिल गया। मैंने कहा वाह हैप्पी? कहता है बहुत हैप्पी। मैंने कहा कितने घंटे लगा था लाइन में? कह रहा सर 7 घंटे लगा था लाइन में, 7 घंटे तब मिला है मुझे। मैंने कहा अकल के अंधे, अगर 1 रुपये कम के पीछे तूने 7 घंटे बर्बाद करे हैं, वो 7 घंटे काम कर लेता तो ज़्यादा पैसा ना कमा लेता? उसकी सारी खुशी हवा हो गई। कहता है सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी एक दूसरा व्यक्ति आया मेरे पास, कहता है क्या पट्टियाँ पढ़ा रहे हो? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता है मैं तो सबसे पहले लगा हुआ था, सबसे पहला नंबर था मेरा लाइन में, मुझे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा भाई कब लगा था सबसे पहले? कह रहा रात को ही आ गया था। मैंने कहा बेटे सोच तो ले क्या कह रहा है? कह रहा क्या? मैंने कहा पूरी रात तूने खराब करी है उसके लिए। कहता हाँ ये बात तो है। और सबसे बुरा तो एक कोने में बैठे हुए व्यक्ति के साथ हुआ। मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्या हुआ? कहता है बस ज़िंदगी से विश्वास उठ गया है। मैंने कहा हुआ क्या? कहता है 9 घंटे लाइन में लगा, जैसे ही मेरा नंबर आया सामने वाले कहते हैं, दुकानदार कहता है माल ख़त्म। सो ना माया मिली ना राम। अरे भाई मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो लंबी लाइनें वेस्टेज ऑफ टाइम है। फिर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सेलर, अपने भाई बंधु को दे देंगे, दोस्तों को दे देंगे, पर्सनल बायस हो जाएंगे। और ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग कैसे होती है वो भी बताता हूँ। तो मैं ना अगले दिन गया, वहाँ लाइन में खड़ा हुआ था मैं, मतलब देख रहा था लाइन को, तो फिर एक बंदे का नंबर आया 6-7 घंटे बाद, और उसको दुकानदार ने कहा भाई साहब ख़त्म। वो था गुस्से वाला, कहता है ऐसे कैसे ख़त्म, मैं तो लेके जाऊँगा। उसने कहा भाई साहब ख़त्म है, कहाँ से लेके जाओगे? कहता है कुछ भी हो जाए लेके जाऊँगा। तो भाई उस दुकानदार ने कहा चल पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे पीछे के रास्ते से आ जा। वो आ गया। तो फिर उस दुकानदार ने कहा पक्का चाहिए तेरे को? कहता हाँ पक्का चाहिए। तो कहते हैं निकाल 4 रुपये। कहता क्या बात करो? कह रहा लेना है ना? हाँ लेना है, 4 रुपये। तो बेटा अगर वो ये देने को तैयार हो गया, डोंट यू थिंक ब्लैक मार्केटिंग को जन्म मिल रहा है? तो फिर सेलर जानबूझ के दिखाएंगे कि हमारे पास तो ख़त्म हो गया है ही नहीं, जिसको चाहिए वो बैकडोर से ले, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी। आप बताइए कभी ब्लैक मार्केटिंग डिज़ायरेबल हो सकती है क्या? नो सर। सो दैट्स वाई चलती घोड़े पर चाबुक नेवर अ गुड आइडिया। चलिए गाइस, अब प्राइस सीलिंग के ऊपर आपको केस स्टडीज़ कराते हैं। जो सबसे फेमस केस स्टडी है बच्चों वो है रेंट कंट्रोल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। बच्चों शहरों में जगह बहुत कम होती है ना, तो उस चक्कर में रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स ऐसा एक प्रोविज़न ला सकते हैं जिसमें वो रेंट फिक्स कर दें। लाइक अगर 2 BHK तो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा रेंट नहीं चार्ज कर सकते, 3 BHK एंड सो ऑन। तो अब इसका इफेक्ट क्या होते हैं, वेदर इट इज़ गुड और बैड, लेट्स सी। One common example of price ceiling is rent control. In many cities, the local government places a ceiling on rents that landlords may charge from their tenants. The goal of this policy is to help poor by making housing more affordable. One economist, however, called rent control the best way to destroy a city other than bombing. The effects of rent control can be viewed differently as over short run and long run. आपको तो पता ही है शॉर्ट रन में डिमांड सप्लाई दोनों ही इनइलास्टिक होती है बच्चों। So in this short run, landlords have a fixed number of apartments to rent and they cannot adjust this number quickly as market conditions change. Moreover, the number of people searching for housing in a city may not be highly responsive to rents in the short run because people take time to adjust their housing arrangements. In short, both demand and supply are inelastic under short run, जो हमने chapter 5 में भी सीखा था। Therefore, the short run supply and demand for housing is inelastic. Well, the long run story is different. On the supply side, landlords respond to low rents by not building new apartments and by failing to maintain the old ones. On the demand side, low rents encourage people to find their own apartments rather than living with their parents or roommates and induce more people to move into city. Thus, both demand and supply are elastic in the long run. देखिए चैप्टर 5 से हमें पता ही है कि शॉर्ट रन है तो डिमांड सप्लाई इनइलास्टिक होता है और लॉन्ग रन है तो इलास्टिक होता है। हेयर वी हैव ट्राई टू गिव यू व्हाई अंडर शॉर्ट रन इट इज़ इनइलास्टिक फॉर अपार्टमेंट्स एंड व्हाई अंडर लॉन्ग रन इट इज़ इलास्टिक। अब इसके इफेक्ट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दो हमारी रीडिंग कहती है कि शॉर्ट रन में डिमांड सप्लाई इनइलास्टिक है और लॉन्ग रन में डिमांड सप्लाई इलास्टिक है, लेकिन अगर हम मैनक्यू का डायग्राम देखें तो मैनक्यू जो सप्लाई कर्व बनाते हैं वो बनाते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक।
सो ये मैं आपको पहले बता दूं, दो थ्योरी में वी आर सेइंग इनइलास्टिक, और बच्चा कहता है इनइलास्टिक है तो आप ऐसे कर बनाओ, ऐसा थोड़ा सा एक्स एक्सिस की तरफ से जाता हुआ सप्लाई कर, यस यू आर राइट, लेकिन आपकी रीडिंग मैन की जो है वो जाती है परफेक्टली इनइलास्टिक, सो इसलिए हमने परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर बनाया। डिमांड आप देख सकते हो स्टीपर है, शोइंग इन इलास्टिक। लॉन्ग रन में डिमांड का भी फ्लैटर है, सप्लाई का भी फ्लैटर है, शोइंग इलास्टिक। सो खैर ये नॉर्मल रेंट था जो इक्विलिब्रियम से डिसाइड हुआ था, ये ब्लैक वाला। अब अगर गवर्नमेंट रेंट कंट्रोल करती है तो आप देख सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर कोई ज़्यादा फर्क आया नहीं, क्योंकि सप्लाई ऑलमोस्ट परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए हमने, और डिमांड इन इलास्टिक है। लेकिन लॉन्ग रन में इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। तो अभी हम आपको बता के आ ही रहे थे ना कि प्राइस सीलिंग कब होती है बाइंडिंग, जब इक्विलिब्रियम से नीचे हो, दोनों में है। और हमने ये भी बताया था कि जब भी बाइंडिंग प्राइस सीलिंग होगी तो शॉर्टेज क्रिएट होगी, एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग, शॉर्टेज तो क्रिएट हुई है, मगर शॉर्ट रन में इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम है, और लॉन्ग रन में दिस इम्पैक्ट इज मैमथ। सो रेंट कंट्रोल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, in both it will create shortage, but the impact of that shortage shall be huge when it comes to long run. Guys, अब मैं आपको दूसरी केस स्टडी कराता हूँ प्राइस सीलिंग पर। ये थोड़ी सी ट्रिकी है बट एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग। लाइन एट द गैस पंप, और आई शुड से लाइन्स एट द गैस पंप। So we saw in chapter 5 that in 1973 the OPEC raised the price of crude oil in world oil markets. आप याद करो चैप्टर 5 में मैंने एक एप्लीकेशन करी थी, यू नो व्हाई डिड OPEC फेल टू कीप द प्राइस ऑफ ऑयल हाई इन द लॉन्ग रन। एक एप्लीकेशन करी थी ना बेटा, नहीं करी तो देख लेना एक बार चैप्टर 5 में। सो वहाँ पर हमने देखा था कि ओपेक ने ना जानबूझ के डेलिबरेटली सप्लाई शॉर्ट किया था और फिर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा दिया था। तो अब उसका जो रिपरकशन है वो हम एक एप्लीकेशन की फॉर्म में यहाँ पर देख रहे हैं। Because crude oil is the major input used to make gasoline, the higher oil price reduced the supply of gasoline. For my Indian students, gasoline is nothing but petrol. So, कहता है long lines at gas station became commonplace and motorists often had to wait for hours to buy a few gallons of gas. तो कहता है क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल बनता है, और अगर उसी की शॉर्टेज हो जाए तो ऑब्वियसली पेट्रोल की भी शॉर्टेज हो जाएगी। तो फिर जो गैस स्टेशंस थे, हिंदुस्तान में इसको पेट्रोल पंप्स कह सकते हो, तो पेट्रोल पंप्स में आपको बड़ी लंबी लंबी लाइनों का दर्शन होता था, और जो ड्राइवर्स होते थे मोटरिस्ट, उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था जस्ट टू हैव फ्यू गैलन्स ऑफ गैस। तो कहते हैं मोस्ट पीपल ब्लेम ओपेक, येट यूएस गवर्नमेंट रेगुलेशन दैट लिमिटेड द प्राइस ऑयल कंपनीज कुड चार्ज फॉर गैसोलीन, वो भी एक मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चा, was also responsible I know आपको राइटिंग बहुत ख़राब लग रही है, तो क्या करें मेरे बेटा, अब सारे गुण तो नहीं मिल सकते ना यार, वैसे तो कोई भी नहीं है गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर शोड, तो फिगर में अब हम आपको दिखाएंगे। एज शोन इन पैनल ए, बिफोर ओपेक रेज द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ गैसोलीन P1 वाज बिलो प्राइस सीलिंग। तो यूएस की गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ था, पहले ही प्राइस सीलिंग लगा रखी थी। तो यहाँ पे देखो ये प्राइस सीलिंग लगा रखी थी, बट एक नॉन बाइंडिंग प्राइस सीलिंग थी वो, तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम प्राइस उसके नीचे था, तो मार्केट पे असर पड़ता नहीं था उसका। So figure showed as shown in panel A, before OPEC raised the price of crude oil, the equilibrium price of gasoline was P1, जो कि बिलो प्राइस सीलिंग था। और ये नॉन बाइंडिंग क्यों है, अभी पीछे पता क्या आ रहा था प्राइस सीलिंग में, अगर इसके नीचे जाता प्राइस सीलिंग, इसके नीचे होता तो बाइंडिंग होता है, इसके ऊपर है इसलिए नॉन बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग मतलब जो मार्केट को अफेक्ट नहीं करता। So the price regulation therefore had no effect. When the price rose, however, the situation changed. Well, the increase in the price of crude oil raised the cost of producing gasoline, and this reduced the supply of gasoline. And supply curve shift हो गया। अब ड्यू टू दैट डिस्टर्बेंस ना गाइस, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, और जो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, मार्केट प्राइस शुड हैव बीन दिस P2। भाई इक्विलिब्रियम तो यहीं पर है, लेकिन आप तो चौधरी बने हुए हैं एज यूएस गवर्नमेंट, हम तो जी प्राइस सीलिंग लगाएंगे, तो आपने प्राइस सीलिंग पहले ही लगा रखी है। पहले क्योंकि वो नॉन बाइंडिंग थी इसलिए असर नहीं पड़ रहा था, अब तो वो बाइंडिंग है, क्योंकि मार्केट प्राइस P2 होना चाहिए, आपने PC फिक्स किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम एंड शॉर्टेज। So in an unregulated market, this shift in supply would have raised the equilibrium price of gasoline from P1 to P2, and no shortage would have resulted or occurred. But instead, the price ceiling prevented the price from rising to equilibrium level. So at the price ceiling, producers were willing to sell QS and consumers are willing to buy QD. So the shift in supply curve caused a severe shortage at regulated prices.
सो आपकी ये शॉर्टेज हो गई। अब कुछ बच्चे कहते हैं सीवियर का है तो छोटी सी है, तो यार वो डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बना दिया मैंने, खुला डायग्राम बनाएगा तो सीवियर शॉर्टेज दिखा दियो, ठीक है। मेरे नोट्स में खुला डायग्राम है, डोंट वरी, ठीक है। सो 2 केस स्टडीज़ हो गई मेरे बच्चों यहाँ पर प्राइस सीलिंग की। एक तो हमने प्राइस सीलिंग समझ लिया क्या होता है, तो एक बार रिकॉल कर लें। एट द से ऑफ कंज्यूमर होता है, एट द प्ले ऑफ कंज्यूमर। बाइंडिंग तब होता है जब इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे हो जाए, और जब भी ऐसा होगा तो शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, राइट। और इसकी 2 केस स्टडीज़ हमने पढ़ी, एक तो पढ़ा रेंट कंट्रोल इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, और एक अभी पढ़ा लाइन्स एंड गैस पंप। तो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। आई होप ये अब यहाँ तक क्लियर है आपको। अगला टॉपिक है गाइस प्राइस फ्लोर। तो ये उल्टा है भाई। अब अगर कंज्यूमर जा सकता है गवर्नमेंट के पास कि भाई ऐसे कैसे, इतना प्राइस ज़्यादा है, हमें तो बड़ी दिक्कत हो रही है, प्राइस गिराओ, फिक्स करो प्राइस, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। तो भैया सेलर का भी तो इंटरेस्ट ग्रुप है, सेलर भी तो एक इंटरेस्ट ग्रुप है, वो भी तो जा सकते हैं गवर्नमेंट के पास। उसकी उल्टी कहानी होगी, वो कहेगा भाई ये जो मार्केट प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, बड़ा ही स्लो है, बड़ा ही लो है, बड़ा ही कम है, इसको बढ़ाओ। जैसे वो किसान वगैरह करते हैं, एमएसपी बनवाते हैं अपनी। So it is done at the plea of sellers. Like price ceiling, price floors are an attempt by the government to maintain prices at other than equilibrium levels. Whereas a price ceiling places a legal maximum on prices, a price floor places a legal minimum. कि इससे कम में नहीं बिकेगा, और उसमें क्या होता था, इससे ज़्यादा में नहीं बिकेगा। If the government imposes a price floor which is less than equilibrium price, that is non binding. उसका उल्टा प्राइस सीलिंग में क्या होता था, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर लगी है सीलिंग तो वो नॉन बाइंडिंग है, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे तो बाइंडिंग है। यहाँ पे उल्टा है, अगर इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे लगाइए तो नॉन बाइंडिंग है, ऊपर लगाओगे तो बाइंडिंग। सो इन केस ऑफ अ बाइंडिंग प्राइस फ्लोर, द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट विल बी अबव इक्विलिब्रियम प्राइस। सो बाइंडिंग प्राइस फ्लोर हैज़ और रादर विल क्रिएट सरप्लस। और याद करो बाइंडिंग प्राइस सीलिंग क्या क्रिएट कर देती सर, शॉर्टेज। एब्सोल्युटली। तो देख लो ये नॉन बाइंडिंग है, क्यों? मैं कुछ एग्जांपल लूँ आपके लिए। देखो सपोज ये 10 था, ये 100 था, सेलर पहुंच गए गवर्नमेंट के पास, कहते हैं गवर्नमेंट ये 10 रुपये से अपना खर्चा होता नहीं पूरा, बहुत दिक्कत है। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसान भाइयों के साथ हैं, हम 8 रुपये से नीचे तुम्हें कुछ भी हो जाए 8 से कम मिलेगा नहीं मार्केट में, ये प्राइस फिक्स कर दिया, जाओ खुश हो जाओ। वो बड़े खुश होके गए घर। जब घर जाके देखा उन्होंने, तो उन्होंने देखा इस प्राइस पर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि इनको तो और कम मिल रहा है प्राइस। तो फिर ये प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, प्राइस बढ़ेंगे और दोबारा 10 हो जाएंगे। माइंडेड गवर्नमेंट ने क्या इसके नीचे नहीं बिकेगा, इसके ऊपर तो बिक सकता है, तो प्राइस तो 10 ही हो जाएगा वापस। प्रोड्यूसर तो यही परेशान होकर आया था ना गवर्नमेंट के पास कि 10 रुपये कम है, ये तो वापस 10 रुपये ही हो जाएगा। तो इसलिए नॉन बाइंडिंग मार्केट पर कोई इफेक्ट नहीं है। अब इधर देखो 10, 100, सेलर गए गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट 10 रुपये बहुत कम है, आत्महत्या कर लेंगे हम पंखा ढीला कर देंगे भाई साहब, हम नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, 10 रुपये में हम नहीं करते काम। गवर्नमेंट ने कहा नहीं ऐसा मत करो, वोट कौन देगा अगर तुम मर जाओगे तो 12 रुपये से कम नहीं मिलेगा तुम्हें, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट 12 में बेचेगा ही बिकेगा। मार्केट खरीदे बहुत बढ़िया, नहीं तो हम बैठे हैं बफर स्टॉक में डाल देंगे तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सामान, गवर्नमेंट कह रही है हम ले लेंगे 12 रुपये में। इसमें क्या हो गया, इसमें सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम। भाई मार्केट में जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो क्यों लेगा 10 की, एक्चुअल जो जिसकी वर्थ 10 है उसको 12 में कोई क्यों लेगा, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। किसान कहेंगे वाह यार ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, और बनाओ। एमएसपी के साथ ये तो प्रॉब्लम होती है, तो फिर ऑब्वियसली ये क्या क्रिएट हो जाएगा, सरप्लस। तो 2 इंडिया में कितना होता है ना, एमएसपी 2, किसान अन्नदाता। इकोनॉमिक्स अगर देखो आप, इकोनॉमिकली देखो तो ये कोई वायबल प्रोपोजिशन या अच्छी पॉलिसी नहीं है एमएसपी बनाना या दिस सपोर्ट सिस्टम प्राइस फ्लोरिंग। अब तक आपने देखा प्राइस सीलिंग है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तब भी मार्केट का बेड़ा गर्क है, शॉर्टेज हो जाती है, और प्राइस फ्लोरिंग है तब भी मार्केट का बेड़ा गर्क ही है, यहाँ पर सरप्लस क्रिएट हो जाता है बच्चों। आइए अब इसकी भी एक एप्लीकेशन करवाते हैं आपको बेटा। अब इसकी केस स्टडी कर लेते हैं प्राइस फ्लोर की। तो इसकी केस स्टडी है मिनिमम वेज लॉ। सो मिनिमम वेज लॉ डिक्टेट द लोएस्ट प्राइस फॉर लेबर दैट एनी एम्प्लॉयर मे पे। इट्स लाइक गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि पर डे वेज जो है एक पर्टिकुलर रेट फिक्स कर देंगे कि इससे कम नहीं देंगे एम्प्लॉयर्स। हेयर वी हैव अ डिमांड कर्व शोइंग डिमांड फॉर लेबर एंड अ सप्लाई कर्व शोइंग सप्लाई ऑफ लेबर। तो है तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, बट इंस्टेड ऑफ कमोडिटीज़ ये लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई दिखा रहे हैं। डाउनवर्ड क्यों है, लेबर महंगा होगा तो कम डिमांड करेंगे। अपवर्ड क्यों है सप्लाई कर्व, क्योंकि वेजेस ज़्यादा मिलेंगे तो लेबर सप्लाई ज़्यादा आएगी। सो अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन ना करे तो मार्केट इक्विलिब्रियम ये वेज सेट कर रहा है, बट विद द मिनिमम वेज लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इज सच दैट मैक्सिमम वेजेस अबव द इक्विलिब्रियम लेवल। तो फिर क्या होगा,
तो इक्विलिब्रियम वेज ये था, सारे लेबर पहुंच गए गवर्नमेंट के पास, कुछ करो बहुत कम वेज है, हमारे खर्चे नहीं निकलते। तो आप देखना क्या होगा, चौबे जी छब्बे बनने जाएंगे और दूबे बन के आएंगे। देखिए क्या होने वाला है। सो मिनिमम वेज ऊपर चला गया, गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो मैं वैल्यूज़ ले लेता हूँ। सपोज 100 रुपये दिन का रेट था, 100 लोग को काम मिला हुआ था, तो ये जो 100 लोग थे ना इसमें से कुछ पहुँच गए गवर्नमेंट के पास, बहुत कम है जी 100 रुपये बहुत कम है, आजकल इतनी महंगाई है। गवर्नमेंट ने ये 120 कर दिया। जैसे ही ये 120 हुआ तो जो एम्प्लॉयर है उन्होंने डिमांड कर दी 80, और जैसे ही 120 हुआ तो जो गांव में लोग थे उन्होंने कहा वाह भाई वाह, शहर में तो कम से कम 120 रुपये मिलते हैं दिन के, चलो शहर कूच करते हैं। तो सप्लाई बढ़कर 120 हो गई। कुछ कॉलेज के बच्चे थे वो भी ड्रॉप आउट कर गए, कह रहे भाई साहब चलो काम करते हैं, पढ़ाई में क्या रखा है, पैसे कमाएंगे। तो अब ये खेल हो गया है। तो कहता है इट रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो हिस्सा है ये अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको आप वो सरप्लस भी कहते थे ना, यहाँ पे ये कहलाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। सप्लाई ज़्यादा डिमांड का। तो बच्चा कहते हैं नुकसान क्या है इसमें, देख लेते हैं। Thus the minimum wage raises the income of those workers who have jobs but lowers the income of workers who cannot find jobs. Obviously जो लोग पहले 20 लोग काम कर रहे होंगे, जिनको 100 मिल रहे हैं, उनको तो ऑल टुगेदर जीरो, उनका तो काम ही चला गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं मगर सर वो जो 80 लोग हैं जो अभी भी डिमांडेड हैं, उन्हें तो अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उनकी तो चांदी हो गई। बेटे नेवर जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर। देखो क्या हो रहा है। To fully understand the impact of minimum wage law, we have to keep in mind that there are different types of workers. The impact of the minimum wage depends on the skills and experience of the workers. Workers with high skill and much experience are not affected by this. क्यों? क्योंकि उन्हें ऑलरेडी इससे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं यार। तू बता, तू एम्प्लॉयर है, अगर कोई 9 सीखा है और उसके 100 रुपये की भी वर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी तू 100 दे रहा है, और अब मिनिमम वेज लो आ गया कि उसको 120 दो, तू रखेगा उसे क्या? नहीं। तू सिर्फ किसको रखेगा? सर जो एक्सपीरियंस्ड है, जो काम जानते हैं, जो स्किल्ड है। तो काका जो ऑलरेडी स्किल्ड है वो तो 120 से ज़्यादा ही कमा रहा होगा ऑलरेडी, उसको क्या फ़र्क पड़ना है इस मिनिमम वेज से? सिंस देयर वेजेस आर वेल अबव द मिनिमम वेजेस, सो द मिनिमम वेज हैज़ ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द मार्केट फॉर टीनेजर्स, सिंस दे आर लेस स्किल्ड एंड लेस एक्सपीरियंस, देयर वेजेस आर लोएस्ट। एज अ रिजल्ट मिनिमम वेज लॉ जो है टीनेज वर्कर्स पर बाइंडिंग होगी। टीनेजर वर्कर्स की तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि नो वन विल गिव देम 120 रुपीज़, तो वो लोग के हाथ से जॉब जाएगी। तो आप ये इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आप उसको ऐसे समराइज़ कर लो। ये जो 20 लोग छोटे होंगे ये वो पक्के टीनेजर्स होंगे। अब इसके लॉन्ग रन में रिपरकशन क्या है? बेटा अगर आप टीनेजर्स को जॉब नहीं दोगे तो ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो आगे फ्यूचर के लिए आपको एक रेडी वर्कफोर्स, एक्सपीरियंस वर्कफोर्स कैसे मिलेगी? तो अब बच्चे कहते हैं तो सर गवर्नमेंट सो रही है क्या? गवर्नमेंट को पता नहीं चलता इतनी सारी बुराइयाँ हैं, क्या है? तो भैया ऐसा है, वोट्स, पॉलिटिक्स, ये सब चलता है। इकोनॉमिकली तो आपने देख लिया, प्राइस सीलिंग भी खराब है, प्राइस फ्लोरिंग भी खराब है। अब मैं आपको गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स भी खराब है, सब बताता हूँ आपको। तो देखिए इकोनॉमिक वाइज तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन इज नॉट डिजायरेबल। आइए नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दिस इज टैक्स ऑन बायर्स। सपोज गवर्नमेंट ने 50 पैसा का टैक्स लगा दिया आइसक्रीम कोन पर, जो भी कंज्यूमर खरीदेगा। कंज्यूमर को कह दिया तेरे को बहुत शौक है आइसक्रीम खाने का? कहता हाँ। गवर्नमेंट ने कहा जब जब एक आइसक्रीम कोन खाएगा ना 50 पैसे का टैक्स लेंगे तेरे से। वो बेचारे के हाथ में रह गया आइसक्रीम कोन। कहते हैं क्या बात कर रहे हो? कहते हैं जो तूने सुना है वही है। गवर्नमेंट ने कहा जब भी तू एक आइसक्रीम कोन खाएगा 50 पैसे का टैक्स लगेगा तेरे ऊपर। सो सिंस द टैक्स इज ऑन बायर, इनिशियल इम्पैक्ट डिमांड पर आएगा। सिंस टैक्स हैव टू बी पेड बाय कंज्यूमर, सो दे विल रिड्यूस द डिमांड। तो वो नाराज हो जाएंगे, कहेंगे क्या बात है यार, हमको टैक्स देना पड़ रहा है यार, आइसक्रीम का स्वाद खराब कर दिया, डिमांड कम कर देंगे। सो आइए देखते हैं। तो ये है सपोज नॉर्मल मार्केट, 3 रुपये का आइसक्रीम कोन है, 100 बिक रहे हैं। तभी गवर्नमेंट पहुंच गई कंज्यूमर के पास, बहुत शौक है आइसक्रीम खाने का, हाँ है, 50 पैसे टैक्स दे। उसने कहा अच्छा लो भाई मैं डिमांड ही कम कर देता हूँ। भाई गुड न्यूज़ थोड़ी ना आइसक्रीम बायर के लिए कि उसको टैक्स देना पड़ेगा। उसने रिटेलिएट कर दिया, उसने कहा भाई लो मैं डिमांड ही कम कर देता हूँ। जैसे ही डिमांड कम हुई तो सपोज प्राइस हो गया 2.80 और ये हो गया 90। तो अब एक मेरा दोस्त था राजेश, वो आइसक्रीम कोन लेने गया, सेलर को बोला भाई एक आइसक्रीम कोन दे दो, दे दिया। तो उसने 3 रुपये दे दिए, क्योंकि राजेश को था कि 3 रुपये का आता था, लेकिन आइसक्रीम सेलर ने उसे 20 पैसे वापस करे। तो राजेश कहते हैं ये क्या? तो आइसक्रीम सेलर कहता है भाई साहब आपको नहीं पता प्राइस 2.80 हो गया है।
राजेश कहते क्या बात करो, 3 रुपये का था ये तो, 2.80, 20 पैसे का फ़ायदा, वाओ। तो राजेश का, इसको हम कहेंगे प्राइस पेड बाय बायर। राजेश ने 2 रुपये 80 पैसे पे किए, राइट। राजेश बड़ा खुश, ऐसे खोल रहा था अपना आइसक्रीम कोन, तभी गवर्नमेंट का बाबू आ गया, कह रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। कहता जी मैं आइसक्रीम कोन खा रहा हूँ। कहता है निकाल 50 पैसे का टैक्स। कहता है कौन सा टैक्स। कहता है तेरे को पता नहीं है, दुनिया में नहीं रहता क्या तू, 50 पैसे का टैक्स लगेगा। तो अगर वो 50 पैसे का टैक्स गवर्नमेंट को भी दे दे तो उसको एक्चुअली में कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 3.3। यस सर, ये है प्राइस पेड बाय बायर्स और ये है प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर। मैंने गलती से बायर बोल दिया था, सॉरी। तो ये हो गया प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर और ये हो गया प्राइस पेड बाय बायर्स। अब मुझे बताओ, हु पेज द टैक्स, हु पेज द टैक्स। बच्चा कहता है यार आप क्या बात कर रहे हो, बायर पे टैक्स लगाए, बायर ही तो पे करेगा। और ना राजा ना, दोनों बायर सेलर मिलके पे कर रहे हैं। सर कैसे बात कर रहे हो सर, कैसे सर। बायर पहले कितना देता था सर 3, अब कितना देना पड़ रहा है इफेक्ट में, इन इफेक्ट सर 3.30, तो 30 पैसा तो ये बेयर कर रहा है। सेलर को पहले कितने मिलते थे सर 3, अब कितने मिलते हैं सर 2.8, 20 पैसा वो बेयर कर रहे हैं। तो टैक्स किसी पे भी लगे, इन यूजुअल सर्कमस्टांसेस दोनों बायर सेलर बेयर करेंगे। हालांकि बैक क्वेश्चन में हम कुछ एक्सेप्शनल केस भी करेंगे जिसमें इंटायरली बायर या इंटायरली सेलर भी करेगा। और सेम 5 में एक पेपर आएगा आपका पब्लिक इकोनॉमिक्स, उसमें भी आपको ये केसेस कराए जाएंगे। बट इन जनरल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में टैक्स चाहे बायर पे लगे चाहे सेलर पे, दोनों बेयर करते हैं, ठीक है। अब आते हैं टैक्स ऑन सेलर। सो गवर्नमेंट ने आपकी बारी टैक्स लगाया 50 पैसा ऑन सेलर। सेलर को बोला ओ भाई जब भी तू जितने भी यूनिट बेचेगा ना, हर यूनिट पे 50 पैसे का टैक्स लेंगे हम। तो टैक्स ऑन आइसक्रीम विच इज़ ऑन सेलर मेक्स द आइसक्रीम बिजनेस लेस प्रॉफिटेबल। तो सेलर तो बहुत गुस्से में कह रहा है क्या बात है यार, मैं जब भी यूनिट बेचूंगा ये 50 पैसे टैक्स ले लेंगे मेरे से। तो आपको नहीं लगता सप्लाई जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। तो अब मार्केट प्राइस क्या हो गया है 3.30, एज्यूम कर रहा हूँ, ये हो गया 90, ठीक है। अब मेरा दूसरा दोस्त था, उसका नाम है मुकेश। मुकेश गया आइसक्रीम कोन खाने, कह रहा भैया एक आइसक्रीम कोन दे दो। उसने दे दिया, मुकेश ने 3 रुपये दे दिए। तो वो सेलर कहता है भाई साहब 3 रुपये 30 पैसे का है, 30 पैसा एक्स्ट्रा और दो। तो मुकेश को गुस्सा आ गया, कह रहा क्या बात कर रहा है, मैं कल लेके गया हूँ 3 रुपये का, आज तू 3 रुपये 30 पैसे मांग रहा है। कह रहा भाई साहब 3 रुपये 30 पैसे का है, लेना लो नहीं आगे बढ़ो। तो फिर वो जो मेरा दोस्त था उसने 30 पैसे निकाले और कहता है ये पकड़ बना ले अपना ताजमहल। उसको बड़ा गुस्सा आ गया सेलर को, कहता भाई साहब रुको। कहता क्यों रुको, कहता भाई साहब बस रुको आप। वो रुक गया। तो 5 मिनट बाद ही ना गवर्नमेंट वाले बंदे आए अपने वो गुल्लक लेके, कह रहे हाँ भाई, सेलर को बोलते कितने बेचे आज आइसक्रीम, कह रहे एक बेची है इन भाई साहब को, कह रहे निकाल टैक्स। तो आपको नहीं लगता मेरे दोस्त ने ये पैसे पे किए थे, सेलर को इतने मिले हैं नो डाउट, लेकिन उसमें से 50 पैसा अगर सेलर गवर्नमेंट को ही दे देगा तो गवर्नमेंट के 50 पैसा टैक्स देने के बाद इतना पैसा ही बचा ना इसके पास। तो अगेन हु पेज टैक्स, भाई साहब बोथ टैक्स आपकी बारी सेलर पर लगा था, लेकिन यहाँ बायर 30 पैसा पे कर रहा है और सेलर 20 पैसा। क्यों? क्योंकि बायर को पहले 3 का मिलता था, 3 रुपये 30 पैसे का मिल रहा है, सेलर को 3 मिलता था, इन इफेक्ट 2.8 मिल रहा है। क्लियर? तो मेरे बच्चों ये मैंने अभी जो दिखाया आपको बायर और सेलर के ऊपर राजे, वो मैंने आपको सिखाया मेरे बच्चों थ्रू शिफ्ट। आप इसको टैक्स वेज से भी क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर टेंशन नहीं लेनी, आप सिंपली बनाओ डिमांड कर्व, सप्लाई का, ये 3, ये 100, आप टैक्स वेज बना दो, इसको टैक्स वेज बोलते हैं। दिस इज 3.3, दिस इज 2.8, दिस इज प्राइस पेड बाय बायर, प्राइस रिसीव्ड बाय सेलर एंड दिस इज योर टैक्स। ठीक है। कई बार होता है ना, आदमी श्योर नहीं है कि ये डिमांड पे इम्पैक्ट लाएगा या सप्लाई पे, तो भी आप ये बना सकते हो। और सिंप्लीफाई करने के लिए भी, मतलब सिंप्लीफाई तरीके से भी ऐसे बना सकते हो। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी इन टैक्स इंसिडेंस। मेरे बच्चों मैंने जान के वही नंबर्स का इस्तेमाल किया है। पहले केस में सप्लाई इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक। तो डोंट यू थिंक अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो कंज्यूमर की गरज है, कंज्यूमर को चाहिए ही चाहिए गुड, क्योंकि डिमांड इन इलास्टिक है। तो ऐसे केस में आप देखना मैं क्या कर रहा हूँ, सेम 50 पैसे का टैक्स लेकिन ज़्यादा बर्डन आप देख लो, मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ बायर के ऊपर। वाई? बच्चा कहता है वाई सर? अरे वाई क्योंकि भाई डिमांड इन इलास्टिक है तो फिर उसी को बेयर करना पड़ेगा ना ज़्यादा ब्रुंट।
तो आप देख सकते हो डिमांड इन इलास्टिक है, जिसकी डिमांड इन इलास्टिक है कंज्यूमर को गर्ज है तो उसको खरीदना ही पड़ेगा, वो ज़्यादा बर्डन लेगा टैक्स का। अब यहाँ पे सेलर पे भी आया बट 10 पैसे का, बायर पे 40 पैसे का। इस केस में इन इलास्टिक सप्लाई और इलास्टिक डिमांड है, तो यानी यहाँ पे सप्लाई डिमांड इलास्टिक है, कंज्यूमर मनमौजी है, इलास्टिक मतलब वो प्राइस को लेके बड़ा सेंसिटिव है। जहाँ आपने ज़्यादा प्रेशर डाला उस पर प्राइस का तो वो गायब हो जाएगा, वो कहेगा मैं नहीं लेता। तो इस केस में आप देखना क्या हो रहा है, इस केस में बेटा ये सिर्फ 10 पैसे बेयर कर रहे हैं और ये बेयर कर रहे हैं 40 पैसा, ठीक है। सो 50 पैसे का ही टैक्स है मेरे बच्चों, मगर इलास्टिसिटी उस टैक्स का जो बर्डन है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है वो अब हम देख पा रहे हैं। बाकी मैं इसके बैक क्वेश्चंस में ना इसकी एप्लीकेशंस कराऊंगा आपको खूब सारी, तो उससे होपफुली और क्लियर हो जाएगा। और मेरे नोट्स तो हैं ही, मेरे नोट्स आप आराम से पढ़ो, और नोट्स नहीं है अगर तो यार ये नंबर है व्हाट्सएप कर लेना, नोट्स ले लो, डाउट भी ले लो, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।